हे गाइस, दिस इज स्वयं सिंह एंड वेलकम टू एडुवेसर्स। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आपने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स के बारे में। एंड उससे पहले मैंने सी फीचर्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। अगर आपको उनमें कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार फिर से जाके देखिए। एंड अगर आपको वो सब टॉपिक्स आते हैं तो हम लोग आज अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, एरर्स एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। जो एरर एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको बस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये ध्यान देना है कि उसका कब कहाँ पे यूज़ होता है। एंड एरर्स वो होगा जो हम लोग टाइप्स ऑफ एरर जो हमसे हो जाते हैं वाइल कोडिंग, तो ये एरर्स के पार्ट में आ जाता है। जब कंडीशनल स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं इसमें हमारे पास जैसे इफ एल्स इन टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। तो हम लोग पहले इनके सिंटैक्स एंड साथ में एक एग्जांपल देख लेंगे ताकि इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये है क्या। एंड हमको मेन फोकस करना है जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हमारे वीडियो के लास्ट में होंगे, हमको वो करना आना चाहिए। बिकॉज उसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक लॉजिक बिल्ड होगा जो कि आगे आने वाले कंसेप्ट होंगे। बिकॉज हम लोग लूप यूज़ करेंगे एंड उसके आगे जब भी बढ़ेंगे तो वो आपको तब हेल्प करेगा। ओके, तो जल्दी से बात करते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। एक होता है सिंपल इफ, एक होता है इफ एल्स, एक होता है नेस्टेड इफ एंड देन होता है एल्स इफ का लैडर। ओके, सो देखिए सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, जिसमें हम लोग बेसिकली एक कंडीशन चेक करते हैं एंड अगर वो ट्रू होती है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रू पार्ट रन करते हैं एंड अगर फॉल्स हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉल्स करते हैं। ठीक है, तो यू कैन रीड ऑल्सो दैट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इफ एक्स देन वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर सेंटेंसेज आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसके टाइप्स देख लीजिए। आता है सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट की। जो आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है उस सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ के बाद जो भी कंडीशन या एक्सप्रेशन होती है उसको चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो हम लोग जो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है वो रन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। इफ मतलब एग्जांपल में है कि i इज इक्वल्स टू 1, इफ i लेस दैन इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लोग ने i की वैल्यू 1 ले ली, इंट नहीं लगाया है बिकॉज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो i की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 हो गई। तो अगर यहाँ पे i की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 है तो हमारा प्रिंट एफ हो जाएगा PSIT। तो क्या आप चेक करिए कि i की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 है तो आंसर तो इसका ट्रू आ गया। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे प्रिंट एफ रन कर गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल की जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम लोग ने हैश इंक्लूड ले लिया, वॉइड मेन ले लिया, जो कंपल्सरी स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिख ली। इसके बाद हम लोग ने इंटीजर से 2 वैल्यू इंसर्ट करी, a, b। फिर हम लोग ने 2 वैल्यू को इनपुट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग ने इफ से ये चेक करा कि इफ a इज ग्रेटर दैन b then printf a is greater and if a is less than b then printf b is greater। ठीक है, तो इसमें if के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं आता है। ये आप ध्यान से देखिएगा कि अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो एरर हो जाएगा। तो इसके बाद आता है हमारे पास if else स्टेटमेंट। if else स्टेटमेंट में क्या होता है, हम लोग if के बाद else यूज़ करेंगे। एक्चुअली if और else है वो दोनों साथ में यूज़ होते हैं। तो जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि इसके सिंटैक्स में देखिए, हमने सबसे पहले लिया इफ़ में हमने कोई कंडीशन रख दी। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 रन कर जाएगी एंड ऑटोमेटिकली अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो जो एल्स वाला पार्ट है वो रन कर जाएगा। नीचे एग्जांपल में देखते हैं, इफ 2 इज ग्रेटर दैन 3, अगर 2 3 से ग्रेटर है तो प्रिंट एफ येस, एल्स प्रिंट एफ नो। तो इसमें देखिए कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट रन कर गया। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग ने सेम वही लिया है कि चेक दी नंबर मतलब ग्रेटर है कि स्मॉल है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने क्या करा था, 2 इफ स्टेटमेंट ले ली थी, इफ ग्रेटर दैन बी और फिर लिया था इफ बी इज ग्रेटर दैन ए। तो हम लोग को 2 बार कंडीशन लेनी पड़ी थी। बट यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ने इफ ले लिया, इफ के बाद प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर कर दिया एंड एल्स के पार्ट में लगा दिया बी इज ग्रेटर। मतलब अगर ये कंडीशन इफ की ट्रू नहीं हुई तो जो इसका एल्स वाला पार्ट है वो रन कर जाएगा। तो क्या हो गया, बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये अभी बहुत ही बेसिक है एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को करना एंड वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए एंड आपको जल्दी से कंसेप्ट समझ आ जाए। इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस बहुत ध्यान से देखिए एंड एक बार इसको मेमोराइज कर लीजिए। एक होता है ना विजुअल मेमोरी होती है, तो उससे भी आपको काफ़ी देर तक याद रहेगा एंड आगे टर्म तक याद होता है। ठीक है, चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। अगर हम लोग नेस्टेड इफ तब कहते हैं जब इफ के अंदर दूसरा इफ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो
तो इसके सिंटैक्स में आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिया इफ़, उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी। इसके बाद एक इफ़ यूज़ करने के बाद हम लोगों ने दूसरा इफ़ यूज़ कर लिया। एंड यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मैंने लास्ट टाइम पे इसलिए बोला था कि आप जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसको लगा के रखिए, बिकॉज आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। तो सबसे पहले इफ़ लिया, इसके बाद कंडीशन एंड एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर एक और इफ़ यूज़ करा एंड उसका कंडीशन लिखा, स्टेटमेंट लिखी एंड उसका एल्स पार्ट यूज़ कर लिया। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, मतलब थोड़ा सिंपल सा है। बस आपको इतना याद रखना है कि एक इफ़ के अंदर हम लोग दूसरा इफ़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ने हैश इंक्लूड stdio.h लिया, फिर वॉइड मेन करा एंड एक नंबर हम लोग ने इनपुट करा लिया, ठीक है, स्कैनफ के थ्रू। इसके बाद हम लोग ने ये चेक करा, जैसे कि हमारे पास कोई भी रिपोर्ट कार्ड होता है तो उसका 0 से 100 तक के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने ये कंडीशन चेक करी कि जो हमारे पास नंबर इनपुट करा है वो 0 से 100 के बीच में है कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि रेड पेन से अपना मार्क्स बढ़ा लिया, 100 के ऊपर ही चला गया, ठीक है। सबसे पहले स्कैनफ यूज़ करके हम लोग ने ए को इनपुट करा लिया। इसके बाद हमने चेक करा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 100, मतलब जो भी हमें मार्क्स होते हैं वो 0 से 100 के बीच में होते हैं। ओके, तो हम लोग ने इफ़ के थ्रू पहले ये चेक करा कि जो हमारे पास मार्क्स आए हैं वो इनके रेंज में आ रहे हैं कि नहीं, कि 100 से ऊपर तो किसी के नहीं चले गए। तो हमको ये चेक करना है। तो ये जब चेक हो जाएगा, देखिए इसमें एंड इसलिए यूज़ हुआ है, एक और बात ध्यान से दीजिए कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तभी हमारा इफ़ का पार्ट ट्रू आएगा, ठीक है। अगर दोनों, क्योंकि अगर हम लोग चाहते तो अलग अलग यूज़ कर लेते हैं, बट उससे बेनिफिट नहीं रहता हमारे पास। हमको थोड़ा ईजी बनाना है, प्रोग्राम को छोटा करना है, तो इस वजह से हम लोग ने दोनों को साथ में यूज़ करा एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग ने पहले इफ़ से कंडीशन चेक करी। इसके बाद हमने देखा कि हमको चेक करना है कि पास है कि फेल है। तो इसके बाद हमने करा ए इज़ ग्रेटर दैन 33। अगर ए ग्रेटर दैन जो एंटर्ड मार्क्स है वो 33 से ग्रेटर है तो बच्चा पास हो गया, अगर नहीं है तो हमने एल्स यूज़ करा तो फेल हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एल्स की स्टेटमेंट। हमारा जो ये वाला इफ़ है इसका एल्स यहाँ पे आया है। तो अगर हमारा जो पहला इफ़ था इसका कंडीशन क्या थी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड ए इज़ लेस दैन इक्वल टू 100। तो ये अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हमारी तो एल्स में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा कि जो मार्क्स एंटर्ड है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो पता नहीं कैसे हुआ बट इनवैलिड मार्क्स किसी के आ गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की, दैट इज एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट का सबसे पहले आप सिंटैक्स ध्यान से देखिए। एल्स इफ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इफ़ के अंदर कंडीशन लिखते हैं। एल्स इफ को यूज़ करने के लिए पहले इफ़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे डायरेक्ट आप एल्स इफ नहीं यूज़ कर सकते। सबसे पहले इफ़ लिखा, उसके बाद कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगी, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि आपका एक स्टेटमेंट रन कर गई तो सीधे एल्स पे आ जाएगा। अगर एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा। तो सबसे पहले इफ़ की अगर ट्रू हो गई तो ट्रू का पार्ट रन हो गया, फिर एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हुई तो फिर से स्टेटमेंट 1 रन करेगी। हम लोग एक बार में मल्टीपल एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, तो जितनी भी बार एल्स इफ यूज़ होगा हर बार उसकी कंडीशन चेक होगी एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट आएगा। एल्स इफ को 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एल्स इफ, मतलब एल्स और इफ के बीच में थोड़ा सा गैप कर दें, एंड अनदर इज एल्स और फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग इफ लिख दें, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से आपको एल्स इफ जो पहले तरह से हमने यूज़ करा है वही ईजी है, बिकॉज उससे ज़्यादा बेटर रहेगा एंड लाइन एक क्यों बढ़ानी फालतू में। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और आसानी से समझ आएगा। देखिए हुआ क्या है, इसमें हम लोग को रिपोर्ट कार्ड का रिव्यू लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ने लिया हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन, फिर इंट है। हमने फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह एक वैल्यू इनपुट कर ली। अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है एंड 100 से छोटी है तो क्या होगा, अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर आएगा। इसमें होगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 33, अगर ए 33 से ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम लोग कर देंगे पास। एल्स इफ अगर ए 70 से बड़ा है तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे गुड। अगर यहाँ पे अब ये बात देखिएगा कि अगर हमारा मार्क्स आए यहाँ पे 80 तो हमारा पहले पास भी प्रिंट होगा एंड देन गुड भी प्रिंट होगा, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ आपने यहाँ पे, मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि ए ग्रेटर देन 70 तो सिर्फ गुड प्रिंट होगा, बट जो पहली कंडीशन है इफ़ की, इसके अकॉर्डिंग भी तो हमें कंडीशन ट्रू हो रही है, बिकॉज ए इज़ 80 एंड 80 इज़ ग्रेटर देन 33, तभी हमारा पास भी प्रिंट हो गया। एंड इधर पे एल्स इफ है, एल्स इफ में 80 इज़ ग्रेटर देन 70 तो हमारा गुड भी प्रिंट हो जाएगा। एंड इसका प्रिंट जो होगा वो होगा पास एंड गुड विदाउट स्पेस के साथ साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ए इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ए लेस दैन इक्वल टू 100 वाली, तो हमारा सबसे नीचे वाला एल्स रन करेगा, दैट इज प्रिंटफ इनवैलिड मार्क्स।
ओके, सो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम लोग ब्रेसेस सही से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे। मीन्स जो कोड होगा उसके आउटपुट में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इससे होता है क्या है, जब हम लोग ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो इफ़ एंड एल्स में पहले से डिफाइंड रहता है कि कौन सा वाला एल्स किस वाले इफ़ के साथ कंबाइंड या मैच्ड है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम लोग डैंजलिंग एल्स प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है, एक आप स्क्रीन में देख सकते हैं दैट दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन ब्रेसेस आर नॉट यूज्ड इन इफ nested if else statements, then else is always matched with the nearest if। इसमें ये प्रॉब्लम तब अकर करती है जब हमारे जो इफ एल्स का जो स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोग ब्रेसेस यूज़ नहीं करते। ब्रेसेस वो दांत वाले ब्रेसेस नहीं, बट जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, तो जब हम लोग वो यूज़ नहीं करते तो हमारी ये प्रॉब्लम अकर होती है। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल में देखिए, आपने वो मीम देखा है जिसमें कहता है कि when you get to know that your girlfriend got braces, है ना। तो फिर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, एंड उसके बाद हमने लिखा इफ़ के अंदर नेस्टेड इफ़ के फॉर्म में इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन सी स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। तो हमको यहाँ पे अगर मान लीजिए जो ये इफ़ वाला पार्ट है, इफ़ के अंदर हम लोग ने एक और इफ़ यूज़ करा, इसके बाद जो हमने एल्स यूज़ करा, तो हमको ये नहीं पता कि ये जो एल्स पार्ट है वो इस वाले इफ़ के लिए, जो सबसे फर्स्ट इफ़ है उसके लिए है, या इस सेकेंड वाले के लिए। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ नहीं करें, तभी ये जो एल्स वाला पार्ट है वो इस वाले इफ़ के साथ चला जाएगा। ओके, ये वाला जो एल्स पार्ट है वो इस वाले इफ़ के साथ जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रेसेस नहीं यूज़ करें। इसके बाद आता है आज का जो करेक्ट फॉर्म होगा जो लिखने का, इसमें क्या होगा, ये नीचे वाला एल्स है वो एक्चुअली इस वाले इफ के साथ कंबाइंड है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने ब्रेसेस यूज करे। सबसे पहले हमने इफ लिखा, कंडीशन लिखी, देन ब्रेसेस यूज करे, उसके बाद आया इफ ए इज ग्रेटर दैन सी, तो हमारा यहाँ पे ये कंडीशन वाला लूप क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इफ वाला लूप था वो क्लोज हो गया। तो इससे क्या हुआ, फिर जो हमारा जो नेक्स्ट वाला एल्स है वो डायरेक्ट इस वाले इफ के साथ मैच हो गया। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ब्रेसेस नहीं यूज करे हैं तो जो आपका एल्स होगा वो सबसे नियरेस्ट इफ के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, वही स्टेटमेंट भी कहती है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वही हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग एरर्स की। एरर्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, एंड आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई कोड रन करते हैं तो एरर आ जाता है, देन हम उसको डिबग करते हैं एंड उसका कोड में बग्स निकालते हैं। तो ये तो बहुत बात की बात होगी, बट सबसे पहले हमारा जो एरर आता है वो होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो होता है जो हमारे पास पहले से कोड होते हैं, जो सी राइटिंग को लिखने के लिए जो भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे सिंटैक्सेस होते हैं, अगर उनका रूल कोई ब्रेक हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर, एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज कंपाइल टाइम एरर। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे मिसिंग सेमीकोलन, जैसे हम लोग ने प्रिंटफ लिखा स्टेटमेंट एंड उसके बाद हम लोग ने सेमीकोलन लगाना भूल गए, देन इट विल कम अंडर सिंटैक्स एरर। ओके, और इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर इज एरर व्हिच इज कॉज्ड व्हेन द प्रोग्राम इज इन रनिंग मोड। ठीक है, अगर प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम पे हमारा कोई एरर आता है तो उसको कहते हैं रन टाइम एरर। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दिया या 0 से मॉड्यूलस कर दिया तो वो आएगा रन टाइम एरर के टाइम पे, बिकॉज जब भी हमारा कोड रन कर रहा होगा तो उस टाइम पे ये वैल्यू इवेल्युएट होगी। तो इवेल्युएट करते टाइम 0 से डिवाइड हो नहीं सकता हमारा कुछ, तो इसी वजह से ये रन टाइम एरर के अंदर आएगा। इसके बाद आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वो होता है जो यूजर होता है वो अपने कोड में लॉजिक लगाता है। ठीक है, अगर वो लॉजिक कहीं से रॉन्ग हो गया तो उसको कहते हैं लॉजिकल एरर। इसमें अगर सिंटैक्स या जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो अगर सही भी होते हैं तब भी हमारा लॉजिकल एरर हो सकता है, बिकॉज जो यूजर होता है उसी से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, इवन इफ दी सिंटैक्स एंड अदर फैक्टर्स आर करेक्ट वी मे नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट ड्यू टू दी लॉजिकल एरर। ओके, इसका होता है पुटिंग सेमीकोलन आफ्टर लूप, मतलब ये आगे होता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी इस पे फोकस मत करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी। तो ये सेमीकोलन लगाने का तब एक हो जाता है, बट सेमीकोलन लगाना कोई एरर नहीं है, बट इससे ये क्या होगा कि जो हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं लिंकर एरर की। When a program is successfully compiled and attempt to link the different object file with main object file, error will occur। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हमारे पास हमने कोई कोड लिखा एंड उसके लिए हम लोग ने फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं स्टार्टिंग में, जब उस फाइल्स को हम किसी दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल से लिंक कर देंगे, ठीक है, हमने मांगा कुछ बट लिंक किसी और फाइल से हो गया, तो उस टाइम पे होता है जो एरर, उसको कहते हैं लिंकर एरर। तो ये तो प्रोग्राम में दिक्कत हो जाती है जब उसका सोर्स कोड कुछ गलत होता है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग सेमांटिक एरर की। सेमांटिक एरर अकर्स व्हेन अ सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट बट हैज नो मीनिंग।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग ने पहले यहाँ पे इंट एक्स कर लिया, ठीक है, x की वैल्यू हम लोग ने स्टोर कर ली, बट उसके बाद हम लोग ने b इज इक्वल टू 20, कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो c है वो अनडिफाइंड है। तो इस वजह से हमारा ये सिमेंटिक एरर में आ जाएगा, बिकॉज ऊपर हम लोग x की कुछ और वैल्यू दे रहे हैं और नीचे हम लोग c को डिफाइन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सिमेंटिक एरर आ जाएगा। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। इनको यूज करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो दोनों लूप में एज वेल एज स्विच में यूज हो सकती है। ओके, बट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ लूप में यूज होती है, वो स्विच स्टेटमेंट में यूज नहीं होती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट में आप देखिए क्या होता है, व्हेन इट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप और अ स्विच स्टेटमेंट, इट वुड एग्जिट फ्रॉम दैट लूप और द स्विच स्टेटमेंट एंड ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो बहुत बार ये रिपीट हो गया। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपकी किसी भी लूप के अंदर आपको ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो वो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा एंड सीधे उस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। एंड इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बिकॉज अभी के लिए आपको मैं एकदम से लूप बताऊंगा तो वो समझ नहीं आएगा एंड इससे वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो अब बस इतना याद रखिए कि ब्रेक स्टेटमेंट का पहले सिंटैक्स देख लीजिए, वो ब्रेक एंड सेमीकोलन होता है, एंड कंटिन्यू का होता है सिर्फ कंटिन्यू एंड सेमीकोलन। तो ब्रेक में बस ये होगा कि जहां पे आपका ब्रेक आएगा तो सीधे लूप के, मान लीजिए बाकी जितने भी टर्म्स बचे होंगे वो कुछ रन नहीं होगा, सीधे वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा, जैसे हमारी कोई लूप चल रही है, उसकी एक वैल्यू आई, ठीक है, फिर उसने कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर किया। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट उसमें लिखेगी तो उसके जो बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको आपको अभी मैं समझ सकता हूँ कि शायद नहीं समझ आ रहा होगा, बट आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का समझ आ जाएगा, बिकॉज उसमें मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होगा कि जैसी कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी तो उसके बाद वाला जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी स्किप हो जाएंगी एंड हमारे लूप का नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा दूंगा। एंड सबसे पहले हम लोग जब लूप पढ़ेंगे तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल जरूर लेंगे। सो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो को भी साथ में अभी प्ले कर लीजिएगा एंड वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा स्लो चलेंगे, अभी बहुत तेज बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, बट आपको अगर कहीं भी वीडियो मेरा स्लो लगता है तो उसको आप फास्ट करके देखिए, तो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन अगर आपको जैसा मतलब आपको समझ में आए वैसा करिए, कोई वो इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, स्केलीन और इक्विलेटरल। ट्रायंगल तो हमने पढ़े हैं, 3 टाइप के होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलीन और इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस में जिसमें 2 साइड इक्वल, स्केलीन में कोई साइड इक्वल नहीं होती है, इक्विलेटरल में हमारी तीनों साइड इक्वल होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा एंड देन इसका कंपाइलर पे हम लोग कोड लिखेंगे एंड आउटपुट निकालेंगे वैसे। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा लेंगे 3 साइड, दैट इज a, b, c। ठीक है, ये इनपुट हो जाएगा, मतलब ये सॉर्ट ऑफ आप इसको कह लीजिए एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। ठीक है, इनपुट कराने के बाद हम लोग चेक करेंगे, चेक व्हाट वी विल चेक दैट इफ a इज इक्वल्स टू b, अगर a हमारा b के इक्वल है कि नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे b हमारा c के इक्वल है कि नहीं है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमारा ये दोनों केसेस ट्रू हो गए तो हमारा जो ट्राइंगल हो जाएगा वो इक्विलेटरल हो जाएगा। अगर हमारा सिर्फ a इक्वल टू b है एंड b इक्वल टू c, मतलब हमारा फॉल्स आ गया, मीन्स जो b इज नॉट इक्वल टू c हमारा आउटपुट आया, तो जो ट्राइंगल हो जाएगा वो आइसोसेलेस आ जाएगा। अगर हमारा a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू c आएगा, तो जो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा वो स्केलिंग हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं कंपाइलर में। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लीड कोड कंपाइलर, तो यहाँ पे चलिए हम लोग लैंग्वेज इसको C में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो पूरा हटा दे रहा, फिर से लिखता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करवा लेते हैं। ओके, देन कम्स दी वॉइड मेन। ओके, तो सबसे पहले इसके बाद हमारा आता है प्रोग्रामिंग का पार्ट। हमको क्या करना होगा, 3 साइड्स इनपुट करानी है। तो 3 साइड इनपुट कराने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया a, b, c। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, इन तीनों को यूजर से इनपुट करा लिया। तो इनपुट कराने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, दैट इज scanf। तो सबसे पहले हम लोग लिया scanf। उसके बाद अगर देखिए इंटीजर डेटा टाइप है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे %d। 3 वैल्यूज है तो इस वजह से 3 बार %d लिखेंगे। ओके, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जब मैंने बताया था आपको कि स्कैनफ में हम लोग को एम्परसेंड का साइन यूज करना पड़ता है हर वेरिएबल के सामने, तो एम्परसेंड साइन a, फिर देन अगेन कॉमा, फिर एम्परसेंड साइन b, फिर अगेन कॉमा एंड एम्परसेंड साइन c।
इसको हम एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज में। इसके बाद सेमीकोलन आ जाता है। अब हम लोगों को इफ़ का यूज़ करके ये पता लगाना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है एंड हमारा जो ट्राइंगल है वो कौन से टाइप का है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इफ़ का स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं पहली दो साइड, दैट इज ए एंड बी। सो हम लोग चेक कर रहा है ए इक्वल टू बी। जो इक्वल टू बी है वो हमारा ये बताएगा कि जो वैल्यू ए की है वो बी के बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेसेस लगा लीजिएगा, मैं तो रिकमेंड करता हूँ लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। देखिए हमने ये देख लिया कि हमारा ए है बी के इक्वल। अब हमको ये भी देख लेते हैं कि अगर बी हमारा सी के इक्वल है तो जो ट्राइंगल हो जाएगा वो हमारा इक्विलेटरल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे चेक करा इफ बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसके बाद हमने कर लिया प्रिंट एफ, जो भी हमारा, जैसे कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, मतलब ए भी बी के हो गया एंड बी भी सी के हो गया, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो प्रिंट एफ करवाना है हमको, प्रिंट करवाना है तो हमको फंक्शन यूज करना पड़ेगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आ जाएगा हमारा द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा क्योंकि बताया था आपको ये किस में आएगा, कंपाइल टाइम एरर में आएगा, ठीक है। या तो इसको आप सिंटैक्स एरर बोलिए या कंपाइल टाइम एरर बोलिए, दोनों एक ही बात होती है। इसके बाद ये देखना है कि अगर हमारा b इक्वल टू सी नहीं है, अगर ये जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो ट्राइंगल हो जाएगा वो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो हम लोग ने एल्स लिया, एंटर किया, प्रिंट एफ करवा दिया, द ट्राइंगल इज, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं अभी, आइसोसेलेस, फिर लगा दिया हम लोग ने सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग देखिए इफ ए इज इक्वल टू बी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली, इसका अब एल्स पार्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एल्स में हम लोग क्या चेक करेंगे, देखिए हम लोग ने ये देख लिया कि ए हमारा इक्वल टू बी है। अगर ये नहीं है, अगर हमारा ए इक्वल टू बी नहीं है तो हमारे दो चांसेस हो सकते हैं, या तो ए होगा वो सी के इक्वल होगा या जो बी होगा वो सी के इक्वल होगा। तो इसके अंदर हम लोग एल्स के अंदर एक और इफ यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, if a is equal to c, ये हो गया। अगर ये हो गया हमारा केस, देखिए ऊपर देखिए हमारा a इक्वल टू b नहीं आया है। अगर a इक्वल टू c हो जाएगा तो ट्राइंगल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आइसोसेलेस अगेन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं द ट्राइंगल इज ओके, हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा, मैंने आपको बताया था अगर a इक्वल टू b नहीं है तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो a c के इक्वल होगा या तो b c के इक्वल होगा। तो इसमें हमने फिर से चेक करा, हमने यहाँ पे लगाया एल्स इफ, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशन चेक करनी है, एल्स कर देंगे तो पता नहीं है ना कि कौन सा कहाँ जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने एल्स इफ लिया, इसके अंदर कंडीशन लगाई इफ b इक्वल टू c। अगर हमारा b c के इक्वल है तो हमारा ट्राइंगल फिर से क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। तो हमारा ट्राइंगल हो गया, फिर से हमने प्रिंट करवा दिया दी ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अगर हमारी ये दोनों कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो हमारा एल्स का पार्ट आएगा, मतलब ना ही हमारा यार इक्विलेटरल हो पा रहा है ना ही आइसोसेलेस हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा स्केलन। तो हमने लिया एल्स, इसमें हमने प्रिंट करवा दिया द ट्राइंगल इज स्केलन, ओके, लगा दिया सेमीकोलन। अब इसको हम लोग रन करके देख सकते हैं, ठीक है। रन कोड कर रहे हैं तो देखिए फिनिश्ड इन 0 सेकेंड, आंसर इज ट्राइंगल इज स्केलिंग। चाहे तो हम लोग अपना इनपुट डाल सकते हैं, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 4 डाल दिया, ओके, एंड इसको कर दिया रन, स्केलिंग आ गया। अगर हम चाहे तो इसका फिर से कोड बदल सकते हैं, दैट इज 444, 1 मिनट, 444, फिर इसको रन करा तो हमारा जो ट्राइंगल आ जाएगा वो इक्विलेटरल आ जाएगा। जो सबसे पहला आउटपुट आया था स्केलिंग इसलिए आया था बिकॉज इसने, जो कंपाइलर था उसने अपने आप ही कुछ इनपुट्स दिए एंड उसको सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट वेपन सी टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर हो जाएगा इवन, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो हो जाएगा ऑड। और हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, यूजर से इनपुट हम लोग करवा लेंगे कोई भी नंबर n, ओके, 1 मिनट इसका फिर से चेंज कर दो। इनपुट करा लिया हमने n करा लिया, कोई भी नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे,
चेक वेदर द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। इसको चेक करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे इफ, जिसके अंदर हम लोग नंबर लिखेंगे एंड उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहा है हम लोग। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो हम लोगों को रिमाइंडर देता है, तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देगा तो वो इवन हो जाएगा। तो हमने n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारी ये कंडीशन आ गई कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो हमारा नंबर हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग फिर से कंपाइलर पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से एक नंबर लिया, वन उस वेरिएबल को हम लोग ने ए ले लिया। स्कैनएफ यूज करते हैं, स्कैनएफ यूज करने से हमारी वैल्यू इनपुट होती है। फिर %d करा, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि जो वेरिएबल था हमारा ए था। सेमीकोलन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि एरर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। इवन ऑड करने की हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी, दैट इज इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज इवन एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज ऑड। तो हमने कंडीशन चेक करी, इफ a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ क्या करेंगे हम लोग, इवन सेमीकोलन। एल्स मान लीजिए अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग को प्रिंटफ क्या कराना है, प्रिंटफ ऑड। ओके, देन अगेन सेमीकोलन। इसको हम लोग यहाँ से रन कर देंगे। रन करेंगे तो इसने अपने हिसाब से कोई भी कोड लिया, इसको इवन कर दिया। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी वैल्यूज डालता हूँ यहाँ पे नीचे इधर। सो हम लोग ने लिया नंबर 3 लिया एंड इसको रन करा तो जो आउटपुट आया है देखिए ऑड आया है। ओके, सो ये आप देखिएगा, यहाँ से क्लियर कंसोल कर दूँ। फिर से हमने यहाँ पे फिर से चेक करना है, तो नंबर ले लिया 6, उसका हम लोग ने रन कोड करा तो आया हमारे पास आउटपुट इवन आएगा। ओके, सो कोड बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है एंड ऐसे आप चेक कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, दैट इज अबाउट wrap in C to check whether the given number is positive or negative। अगर किसी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव पता करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर नंबर 0 से बड़ा है या 0 या 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर उससे छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये जो फॉल्स हो गई स्टेटमेंट और n इज लेस देन 0 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। यस, सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर लिया, इसको नाम दे दिया n, स्कैनएफ कराया, वही सेम प्रोसीजर यूज करना है नंबर इनपुट कराने के लिए। ओके, सो अब हमको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए हमने इफ यूज करा, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रिंटफ हमको करा देना है पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है ना, वीडियो की लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। उसके बाद फिर प्रिंटफ कराया नेगेटिव। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो पॉजिटिव आ जाएगा, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन इट विल बी पॉजिटिव, एल्स में आ जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो इसको रन करा देंगे। यहाँ पे नंबर लेते हैं हम लोग 4 लिया, तो इसके बाद इसको रन कोड कराया तो नंबर की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। फिर हमने यहाँ पे चेक करने के लिए दूसरा नंबर लिया, दैट इज मान लीजिए -7 लिया, इसको प्रिंट रन कराया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। चलिए ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट्स अबाउट दी टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड इट्स डी हमारा क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग के पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कौन से फॉर्म की होती है, ये x, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर प्लस x प्लस c। ओके, इस फॉर्म में होती है। तो हमारे पास 3 नंबर होते हैं a, b एंड c। जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है एंड c होता है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। हम लोग क्या करेंगे, जो a b c है ये हम लोग इनपुट करा लेंगे यूजर से। ठीक है, यूजर से इनपुट कराने के बाद हम लोग इसका d निकालेंगे। d का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, d इज इक्वल्स टू b² b इंटू b लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, b² माइनस
4 इंटू ए इंटू सी। ओके, तो ये हमारा डी निकालना है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे काम ये है कि डी निकालना है एंड चेक करना है कि हमारा जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ रही है। तो हमारे 3 टाइप की होती हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर दैन, एक मिनट, या सो अगर हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है तो जो हमारी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिफरेंट होते हैं। ओके, अगर हमारी d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर हमारी d की वैल्यू लेस दैन 0 होती है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी रूट्स कौन से होते हैं? जो आयोटा के फॉर्म में होते हैं, जो आई के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसका कोड लिखने के लिए आप अब ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ बातें हैं जो पुराने वीडियो लेक्चर से भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 वेरिएबल का इनपुट लेना है, तो हमने लिया यहाँ पे इंट a, b, c। ठीक है, a b c ले लिया। अब हमको d निकालना है तो हम लोग ने यहाँ पे d भी स्टोर कर लिया। ठीक है, d स्टोर करने के बाद लगा देंगे सेमीकोलन। ओके, तो अब हमको यहाँ पे इनपुट कराना है एंड जो भी हमारे a b c होते हैं वो फ्लोट में भी हो सकता है। तो एक बेटर आउटपुट के लिए अगर मान लीजिए हमको फ्लोट में कोई आउटपुट निकालना है तो हम लोग उसको पहले से scanf को फ्लोट में निकाल लेते हैं। सो वी विल बी यूजिंग हियर परसेंटेज f। ठीक है, परसेंटेज f एंड अगेन परसेंटेज f। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे एकदम सेम एंड a एड्रेस ऑफ b एड्रेस ऑफ c। ओके, सेमीकोलन। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को d निकालना है। d का फॉर्मूला भी बताया था आपको क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, दैट इज b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी। देखिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज b इंटू बी पहले सॉल्व होगा, उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। 4 इंटू a इंटू सी सॉल्व होगा क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को कंडीशंस लिखनी है कि जो d की 3 कंडीशंस पड़ी थी, अगर ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 0 पे क्या क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ d इज ग्रेटर दैन 0। ओके, d इज ग्रेटर दैन 0। इस कंडीशन पे क्या होगा, इफ यूज करा, अगर हमारा d ग्रेटर दैन 0 है तो हमको करना है printf। क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर दैन 0 को क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक है, तो जब हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो जो d की वैल्यू होती है एक पॉजिटिव में आती है, एक नेगेटिव में आती है। तो हम लोग चाहें तो उसको प्रिंट करा सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसी सेम क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार सॉल्व करूंगा जिसमें हम लोग d की वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे, साथ में उसके साथ जितने भी उसके साइन लगेंगे एंड जो भी चेंजेस हो गए मैं वो सब बताऊंगा। तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं बिकॉज लेंथ भी बहुत बड़ी हो रही है। एंड एक मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊंगा तो जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे, तो इसलिए अभी हम लोग पहले ये करते हैं, हम लोग एल्स इफ का पार्ट लेते हैं। एल्स इफ में हम लोग क्या देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि एल्स और इफ के बीच में गैप होना चाहिए। एल्स इफ में हमने कंडीशन चेक करी, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो हमारी कंडीशन आएगी वो हो जाएगी printf एंड द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, सेमीकोलन लगाना मत भूलिए। इसके बाद आता है एल्स। एल्स में जो हमारा लास्ट पार्ट बचेगा दैट विल बी इक्वल टू, मतलब जो भी होगा, d ग्रेटर दैन 0 हो गया, d इक्वल टू 0 हो गया, बचा वाला हुआ d लेस दैन इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू, d लेस दैन 0। इसमें क्या होगा, जो हमारा आउटपुट आएगा, जो रूट्स होंगे वो हमारे इमेजिनरी हो जाएंगे। तो हम लोग ने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स। ओके, सो ये हो गया हमारा ये प्रोग्राम। इसको अब रन करा के देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे पहले से होता है आउटपुट था तो इस वजह से हम लोग को पहले 3 नंबर देने पड़ेंगे। दैट इज एग्जाम्पल में लिखते हैं 4 4 4। ओके, सो अब इसको हम लोग रन कराएंगे। रन कराने पे आया यह एरर आ गया। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे देखिए एंड यूज कर लिया है जबकि मेरे को यूज करना था फ्लोट।
सॉरी उसके लिए, यार ध्यान नहीं दिया। करके देखते हैं, हमने 3 वैल्यू दे दी 444, इसको रन करा तो हमारे पास जो कोड आएगा वो आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स। क्लियर करके फिर से कर लेता हूँ। सो इट इज लेट इट बी 8। ओके, सब रन करके देखते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर ए बी सी की वैल्यू 4 8 4 रिस्पेक्टिवली हुई तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो रियल रूट्स आ जाएगा। तो इसी पे मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जो हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत सारे होंगे। ओके, सो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से खत्म हो गए हैं एंड इसका मैं एक डिटेल क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें हम लोग डी की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अभी के लिए वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है तो इस वजह से सही नहीं है बताना। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट लूप, स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि आपको लूप में मेरे को ब्रेक एंड कंटिन्यू का भी बताना है। एंड इसके बाद हम लोग जो वीडियो लाएंगे मीन्स जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग लूप पढ़ लेंगे तो लूप के बाद आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड मेरा तो अभी ये कहना है कि जितना भी बेसिक पार्ट है वो आप अच्छे से कवर करिए, बिकॉज अगर आपका ये अभी नहीं क्लियर होगा तो इसके बाद में जब हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो ये लगता है कि भाई हटाओ यार, क्या ऐसी हो नहीं रही हमसे, कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से ध्यान दिया है, स्टार्टिंग से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो उनके लिए कवर करना बहुत ईजी हो गया है। बट जिन्होंने बाद में सोचा है कि चलो आप कर लेते हैं, हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इससे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो फिर चलते हैं अभी के लिए इतना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के बता के। सो बाय बाय, टेक केयर।